डाइन। ठीक है, अब बात आता है कि आखिर, हाँ, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं कि सीजीएस यूनिट आपका क्या हो गया, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां तक शायद आपको क्लियर होगा। इसको कहते हैं डाइन सेंटीमीटर। ये आपका कैसा हो गया यूनिट, सीजीएस यूनिट में किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का सीजीएस यूनिट। आगे अब बात आता है कि रिलेशन बिटवीन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट, किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स, ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता है कि आपका जो सीजीएस यूनिट है और एसआई यूनिट क्या है कि 1 न्यूटन मीटर, क्या है आपका 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, 1 न्यूटन आपका कितना डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। हाँ, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो हम लोग इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, 10�7 डाइन सेंटीमीटर। तो यदि आपसे कोई कुछ पूछे कि रिलेशन बताओ एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में, तो आप क्या लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10�7 डाइन सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये आया है कि नहीं। शायद ये क्लियर, हाँ ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे आपको क्या पढ़ना है, हाँ, तो इसके आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो है कि यहाँ तक तो हो गया आपका क्या बोलते हैं एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे कि यदि आपका कोई फोर्स है, फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या होगा, फोर्स यदि आपको ग्रेविटेशनल यूनिट में हम बात करें तो क्या होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं पूरा। हाँ, तो फोर्स में हम क्या बात कर रहे थे, अभी क्या बोल रहे थे हम, हाँ, तो फोर्स में हम बात कर रहे थे कि फोर्स इन ग्रेविटेशनल यूनिट। हाँ, तो क्या बोले, फोर्स इन ग्रेविटेशनल यूनिट। तो फोर्स जो आपका ग्रेविटेशनल यूनिट में होता है उसका है आपका फोर्स इन ग्रेविटेशनल यूनिट इज रिप्रेजेंटेड एज, एसआई यूनिट में यदि हम बात करें फोर्स का कि एसआई यूनिट में क्या है, तो एसआई यूनिट में है 1 kgf, क्या बोले कि 1 kgf इंटू 1 मीटर, 1 kgf इंटू 1 मीटर। और यदि हम बात करते हैं वही सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में आपका क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम फोर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा बस 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया सीजीएस यूनिट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें कि 1 ग्राम फोर्स इंटू इतना। अब आता है बात कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से साल में है एक बार मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, तो ये आपका कौन से साल में है, शायद 2014 में आया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे रीड करता है कि व्हाट इज 1 ग्राम फोर्स। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज 1 किलोग्राम फोर्स, व्हाट इज 1 kgf, व्हाट इज 1 kgf, हाउ इट इज रिलेटेड, हाउ इट इज रिलेटेड, हाउ इट इज रिलेटेड टू, हाउ इट इज रिलेटेड टू एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स से ये कैसे रिलेटेड है। तो आपका डेफिनेशन क्या होता है कि 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kgf इज द फोर्स, 1 kgf इज द फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kgf इज द फोर्स by which the earth attracts
attracts 1 किलोग्राम, क्या हो गया, 1 kgf इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स a mass of 1 kgf by क्या लिख रहे हैं, गलती एक तरह से देखिए, हाँ तो देखिए फिर से कि 1 kgf इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ मास ऑफ 1 किलोग्राम टुवर्ड्स द सेंटर। क्या बात बोले कि 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ मास ऑफ 1 किलोग्राम टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये क्लियर है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे इसको, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी रिलेट इट विद द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स। हाँ तो आगे बढ़ते हैं 1 किलोग्राम फोर्स पर। क्या था आपका कि 1 kgf इंटू 1 मीटर। हाँ तो अब क्या बोल रहे थे कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए एसआई यूनिट में। तो 1 किलोग्राम फोर्स का आपका क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, यही ना होगा कि कितना मास कितना ग्रेविटी, जो आपका बॉडी है कितना ग्रेविटी से उसको खींच रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। और यदि कोई पूछे कि 1 ग्राम फोर्स से क्या होगा तो वो भी हो जाएगा mg, दैट इज विल बी 980 न्यूटन। ठीक है, क्यों, तो 9.8, हाँ क्योंकि 9.8 इंटू, इसको बस माइंड में रखिए क्या बोल रहे थे हम, हाँ कि 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू mg दैट इज इक्वल टू 980 न्यूटन। तो यहाँ तक शायद सारा बात क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक बस बचा हुआ है, इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अब जो टॉपिक है वो टॉपिक है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड क्लॉकवाइज। थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन पर बात कर लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो बाय कन्वेंशन कहा गया है कि हम लोग क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे, क्या है कि क्लॉकवाइज के लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कन्वेंशन से कहा गया कि पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान के चलिए ये आपका बॉडी हो गया और बॉडी आपका पाइवोटेड है। तो हमको पता है कि मेरा रिजिड बॉडी जो कि पाइवोटेड होगा वही रोटेशनल मोशन शो करेगा, तो ये मेरा पाइवोटेड बॉडी हो गया। और यदि हम पाइवोटेड बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो कैसा बॉडी आपका मूव करेगा, जैसे हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो कैसे मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से गिरेगा, यानी कि ऐसा डायरेक्शन में जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसे डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम जैसे बता चुके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी आपका बॉडी मूव करे तो उसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का। सेकेंड पार्ट आता है आपका कि जब आपका बॉडी ऐसे पाइवोटेड है और ये आपका पाइवोटेड बॉडी हो गया, पाइवोटेड पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पाइवोटेड पॉइंट हो गया, इसको लिख दीजिएगा पाइवोटेड पॉइंट, बॉडी नहीं पाइवोटेड पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है पाइवोटेड पॉइंट है। और यदि हम फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाते हैं, ये आपका बॉडी रखा हुआ है और ऊपर से फोर्स लगा, जैसे आपको यहाँ ऊपर से फोर्स लगा तो बॉडी कैसे मूव करेगा, इधर जाएगा, यानी कि इधर जाएगा, जैसे इधर जा रहा है बॉडी, इधर जा रहा है, गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, यानी कि कैसे डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा बॉडी, इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। अब हम लोग बता चुके हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी आपका बॉडी मूव करने लगे तो उसके लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या साइन यूज करेंगे, यहां तक आपका शायद क्लियर होगा। अब बात आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ बॉडी। आखिर क्या फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट कर रहा है आपके बॉडी के टर्निंग को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ बॉडी।
तो सबसे पहला बात आपका टर्निंग ऑफ बॉडी जो क्या बोलते हैं जिसको इफेक्ट करेगा, सबसे पहला बात है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, यानी कि इस बॉडी पर आपका टर्निंग बॉडी जब बॉडी आपका रोटेट कर रहा है तो क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला बात कि कितना फोर्स आप बॉडी पर लगा रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। सबसे पहला बात क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, बॉडी पर आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड बात आपका जो आता है वो है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक के बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस जितना बड़ा होगा फोर्स आपको उतना कम लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए जैसे यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस को आप शॉर्ट करते जाएगा तो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि जैसे जितना करीब आप पाइवोटेड पॉइंट की तरफ आते चल जाइएगा, जितना भी करीब आप पाइवोटेड पॉइंट की तरफ आइएगा उतना आपको क्या होगा, फोर्स को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा बात है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल अफेक्ट द टर्निंग ऑफ द बॉडी, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा बात होगा आपका हो गया टर्निंग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और तीसरा क्या है कि इसमें क्या होगा, एक टर्निंग, हाँ सॉरी, अब ये तीसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, और दूसरा क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ तक तो शायद सब कुछ क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स आपको यदि आपको मैक्सिमम करना है, किसको मैक्सिमम आपको करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स को। यदि आपको मोमेंट ऑफ फोर्स को मैक्सिमम करना है तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि आपको मोमेंट ऑफ फोर्स को मैक्सिमम करना है तो क्या करना होगा, फोर्स को मैक्सिमम करना होगा। एक तो आप ये कर सकते हैं, फोर्स को मैक्सिमम कर दीजिए। नंबर 2 आप ये कर सकते हैं कि फोर्स को आप क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए। दूसरा बात ये आप कर सकते हैं कि आप चाहे आपको किसको मैक्सिमम कर दीजिए, फोर्स को मैक्सिमम कर दीजिए, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैक्सिमम कर दीजिए। और तो कोई उपाय नहीं है इसका, चाहे आपको क्या करना होगा, फोर्स को बढ़ा देना होगा, चाहे आपको क्या करना होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा देना होगा, या दोनों को बढ़ा सकते हैं आप। यदि आप दोनों को बढ़ाते हैं तो तभी आपका क्या होगा कि आपका मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। यदि आप मैक्सिमम कर देते हैं, फोर्स को मैक्सिमम कर देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैक्सिमम कर देते हैं, आपका क्या हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जो है मोमेंट ऑफ फोर्स वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा। तो एक बोर्ड एग्जाम में आपको आया हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका वाई देयर इज लॉन्ग हैंडल फॉर जैक स्क्रू। तो नेक्स्ट वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि लॉन्ग हैंडल ऑफ जैक स्क्रू, इसको आप सोच सकते हैं क्यों होगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। अभी आपको हम लोग यहाँ बताए थे ना कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जैक स्क्रू क्या होता है, कि वाई देयर इज लॉन्ग हैंडल या लॉन्ग आर्म फॉर जैक स्क्रू। तो आपको चलिए इसको बता ही देते हैं, क्योंकि देखिए आपका यदि लॉन्ग हैंडल क्या होगा, हम क्या बताते हैं, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यदि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो आपको क्या होगा कि फोर्स लगाने का जरूरत कम पड़ेगा। यही ना बात है कि यदि आपका डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कम फोर्स पे आपका काम हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर ये है कि आपका जैक स्क्रू हैज़, अब वो शायद क्लियर है कि नहीं, एक बार देखने दीजिए मुझे, कैमरा में नहीं आ रहा है, एक सेकंड बस इसको ऊपर कर देते हैं। इसको हम मिटा करके ऊपर बता रहे हैं यहाँ पर, इसको आप शायद नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कि जैक स्क्रू, आइए एग्जाम में आपको कौन से बोर्ड, हाँ 2017 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन है। हम सारा क्वेश्चन जितना भी रिलेटेड होगा बोर्ड से, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इसको इंकलकेट कर देंगे आपके टॉपिक्स के बीच में, लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स के बीच में आपका सारा क्वेश्चन सब कुछ इंकलकेट हो जाएगा। तो जैक स्क्रू हैज़ अ लॉन्ग हैंडल, तो हम क्या बोले कि चाहे आपको यदि मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाना है तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाने के लिए क्या हुआ कि आपको क्या करना होगा कि चाहे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना होगा, चाहे फोर्स बढ़ाना होगा। अब क्या जैक स्क्रू जो है उसमें क्या किया जाता है कि हैंडल को लॉन्ग कर दिया जाता है, यानी कि जैक स्क्रू से लॉन्ग हैंडल दैट इज
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम, सो लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि कम फोर्स में आपका काम हो जाएगा। यानी कि यदि हम मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मेरा फोर्स जो है वो कम लगाना पड़ेगा। यदि मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है कि बहुत ज़्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि मेरा ज़्यादा है तो हमको कम फोर्स में मेरा बॉडी क्या हो जाएगा, काम कर लेगा। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं हम कि यदि मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम फोर्स में भी मेरा बॉडी वो मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोलते हैं, जो जितना मोमेंट ऑफ फोर्स का काम है वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा। तो यहीं तक, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। और क्योंकि ये कोविड का समय है इसीलिए स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।